नमस्कार दोस्तों, आज सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपका स्वागत है गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा रीजनिंग, और रीजनिंग में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। बात करेंगे हम कोडिंग और डिकोडिंग की। रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और किसी भी कंपटीशंस में कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस बड़े पैमाने पे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोडिंग की कि व्हाट इज़ द कोडिंग। देखिए, कोडिंग का तात्पर्य किसी गुप्त संदेश को बिना किसी थर्ड पार्टी को शामिल किए सेंडर और रिसीवर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान से है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मैसेज अगर सेंडर द्वारा भेजा जाता है तो मैसेज डायरेक्टली रिसीवर के पास जाना चाहिए, यानी इसके बीच में किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरफियर नहीं होता है। तो कोडिंग का तात्पर्य किसी गुप्त संदेश को, यानी कोई भी गुप्त संदेश जो एक रूल पे बेस्ड होगा, और वह रूल पे बेस्ड जो मैसेज होगा वो मैसेज डायरेक्टली रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा। उसके बाद डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग होता है कि डिकोडिंग का तात्पर्य उस गुप्त संदेश के मर्म को समझकर इसका अर्थ निकालना है। यानी रिसीवर क्या करता है कि जब उसको कोई भी गुप्त मैसेज प्राप्त होता है तो एक रूल पे आधारित होता है, उस रूल को समझ करके, उसके मर्म को समझ करके, और रिसीवर जो है सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज का अर्थ समझ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है कोडिंग डिकोडिंग का, ये आजकल तमाम आतंकवादी गतिविधियाँ जो देश में चलती है, या हमारे देश में जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक दूसरे को कोड भेजा जाता है और डिकोड के माध्यम से उस मैसेज का अर्थ समझा जाता है। तो इस चैप्टर में हम कोड और डिकोड के क्वेश्चंस को देखेंगे, और हमने जो है इस कोड और डिकोड के क्वेश्चन को 4 टाइप में डिवाइड किया है। अगर वो चारों टाइप्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोडिंग और डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक उप टाइप है, उसको लेकर के टोटल 5 टाइप हो जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले टाइप फर्स्ट, और इसका नाम है लेटर कोडिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेटर कोडिंग के बारे में। तो टाइप फर्स्ट लेटर कोडिंग है, इसको आप समझेंगे। लेटर कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेटर पे आधारित होते हैं, और इस लेटर में आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट्स में आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक टोटल जो है 26 लेटर होते हैं। तो एक बी सी डी ई एफ ऐसे करके जेड तक होते हैं, और टोटल जो है 26 लेटर इसमें होते हैं। तो ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है, सी की पोजीशन 3 होती है, और ऐसे करते हुए जेड की पोजीशन 26 तक होता है। तो आपको सारे पोजीशंस याद होने चाहिए। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि क्यू जो है किस क्रम पे आता है, तो आप बोलेंगे 17 पे। कोई पूछेगा एम किस क्रम पे आता है, तो 13 पे आता है। ऐसा तब होता है जब हम सीधा क्रम में काउंटिंग करते हैं। जब काउंटिंग सीधा क्रम में करेंगे तो ए फर्स्ट पे आएगा और जेड 26 पे आएगा। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा क्रम भी चलता है। तो जब उल्टा क्रम आता है तब z को हम 1 से डिनोट करते हैं, y को 2 से डिनोट करते हैं, x को 3 से डिनोट करते हैं, और इस तरह a जो है 26 से, b 25 से और c 24 से इंडिकेट किया जाता है। तो आपको ये सीधा क्रम और उल्टा क्रम दोनों आना चाहिए। अब देखेंगे इसमें कॉमन बात जो है क्या हमको पता चल रहा है। जैसे आप f देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ए की पोजीशन जो है अगर सीधा क्रम में लेते हैं तो फर्स्ट होगा, लेकिन जब हम इसी को उल्टा क्रम में जब काउंट करेंगे तो ये 26 पे होगा। तो 26 और 1 27, यानी आप देख रहे हैं कि सीधा क्रम और उल्टा क्रम को जोड़ रहे हैं तो 27 हो रहा है।
इसी तरह आप एफ की पोजीशन देखिए, सीधा क्रम से जा रहे हैं तो ये 6वां पोजीशन पे है, लेकिन जब उल्टा में आ रहे हैं तो 21 पोजीशन पे, तो 21 और 6 ये भी हो जाएगा 27। इसी तरह देखेंगे 16 और 11 के की पोजीशन, ये भी 27। टी की पोजीशन 20 और 7 27। तो एक चीज़ हमको बड़ा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ मिला कि जैसे एफ की पोजीशन 21 और 6 है, तो जब 21 में 6 जोड़ रहे हैं तो 27 हुआ, यानी कि सीधा क्रम प्लस उल्टा क्रम मिलकर के होता है 27। तो एक फार्मूला हमको जो है यहाँ पे निकल गया। कभी भी जो है अगर आपको सीधा क्रम पता है तो उल्टा क्रम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उल्टा क्रम निकालने के लिए होता है 27 माइनस सीधा क्रम की संख्या। तो उल्टा क्रम की संख्या निकालना होगा तो 27 में से सीधा क्रम की संख्या को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो उल्टा क्रम की संख्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम एक बात करते हैं, जैसे m का सीधा क्रम 13 होता है, यानी जब सीधा क्रम में जब हम काउंटिंग करेंगे तो m 13वें पोजीशन पे आता है। किंतु अगर आपसे पूछे कि उल्टा क्रम से जब हम काउंटिंग करेंगे तब m की पोजीशन क्या होगी, तो 27 में से 13 निकाल देंगे, हो जाएगा 14। यानी जब इसको उल्टा काउंट करेंगे तो m आएगा 14 पे, किंतु जब सीधा जब काउंट करेंगे तो यह आ जाएगा 13 पे। इसी तरह u का क्रम अगर पूछा जाए तो u का क्रम जब सीधा जब हम काउंटिंग करते हैं तो 21वां पोजीशन पे आता है, लेकिन जब हम उल्टा क्रम में काउंटिंग करेंगे तो 27 माइनस 21 यानी 6 पोजीशन पे आएगा। तो ये है आपका उल्टा और सीधा क्रम। इसमें हमने कुछ हिंट्स दिए हैं, उस हिंट्स को भी आपको समझ लेना ज़रूरी है। जैसे टी की पोजीशन देखिए, टी फॉर होता है 20, यानी टी जो है 20वें पोजीशन पे आता है। याद करने के लिए क्लू है एक। जैसे यफ है, यफ देखिए, यफ को अगर हम ऐसे मिला दिए, देखिए यफ को हमने यह रेड कलर से ऐसे मिला दिया तो 6 बन गया। इसका मतलब कि यफ की पोजीशन 6 होता है। इसी तरह देखिए यच है, यच में नीचे से मिला दिए, लाइन खींच दी और ऊपर से लाइन खींच दिया तो ये बन गया 8। आप देखेंगे ये के है तो के में एक 1 है और जो ये लेस देन है इसको हमने बाहर कर लिया और फिर बाहर करके फिर इसको सीधा कर लिया, तो हो गया 11। तो इसका मतलब कि याद करिए कि के की पोजीशन 11 है। इसी तरह आई है, देखिए आई ऐसे होता है, अगर इसको हमने ऐसे मिला दिया रेड कलर में, देखिए इस तरह से दिखा रहते, हो गया 9। यम की पोजीशन 13 होता है तो यम का उल्टा डब्लू होता है तो इसकी पोजीशन 23 होती है। तो ये कुछ क्लू हैं, उस क्लू के माध्यम से जो है आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लेटर पर आधारित कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस देखना हमको बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चंस दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्रेडिट को FSD SHC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डी लिंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये चीज़ जो है हम लोग को समझना है। तो देखिए क्रेडिट का कोडिंग लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिया क्रेडिट। आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने लिख दिया क्रेडिट CREDIT, और क्रेडिट की जो कोडिंग है उसके नीचे लिख दिया हमने FSD SHC। अब देखिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करिए तो सबसे पहले उसकी पोजीशंस को ऊपर लिख लिया करिए। तो देखिए C की पोजीशन 3 होता है, R का पोजीशन 18 होता है, E का पोजीशन 5 होता है, इसी तरह D का पोजीशन 4, I का पोजीशन 9 और T का पोजीशन 20। फिर इसके नीचे जो हम FSD का पोजीशन लिखेंगे तो यह 6 पे आता है, यस 19 पे आएगा और डी 4 पे आएगा। इसी तरह फिर देखिए यहाँ पे SHC है तो यस का पोजीशन 19, यच का 8 और सी का C। अब इसमें देखेंगे कि एक रूल बन रहा है, एक रूल ये बन रहा है कि देखिए C के बाद इधर D आया है, देखिए E के बाद इधर F आया है और R के बाद S आया है, यानी एक एक का अंतर करके जो है ये हमारा 3 1 4, तो CD फिर EF फिर RS। इसी तरह देखिए इस 3 पॉइंट में जो 3 लेटर है उसमें तो ये पोजीशन आ रहा है कि नीचे एक एक बढ़ रहा है, लेकिन जब इधर 3 जो लाइन डिजिट है हमारा DIT, इसमें अब देखिए और SHC, तो अब यहाँ 3 था और 3 से 4 ऊपर देखिए एक बढ़ रहा है। इधर देखिए 19 था, 19 से 20 यानी ऊपर की तरफ एक बढ़ रहा है। यच से आई हो गया, देखिए ऊपर एक बढ़ रहा है। तो जो रूल आपको इसमें दिखाई दे रहा है बस वही रूल जो है हम डिकोडिंग में करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है डी लिंक की कोडिंग बताइए, तो देखिए डी लिंक हम लिखेंगे DEL और INK। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, इसमें नीचे की तरफ एक बढ़ रहा था, तो D का यहाँ पे E हो जाएगा, L का यहाँ M हो जाएगा और A का F हो जाएगा।
इस तीन में क्या हो रहा था, देखिए इन तीनों में क्या हो रहा था कि अभी नीचे की तरफ ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आई जब पोजीशन जो है उससे एक पोजीशन यहाँ पे कम कर देंगे। तो देखिए आई एच के बाद आई होता है, जे के बाद देखिए के होता है और एम के बाद एन होता है। यानी जब हमारी जो कोडिंग निकल गई वो निकल गया एम एफ ई और जे एम एच। तो एम एफ ई और जे एम एच ये हमारा हो गया आंसर। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि रूल्स देखेंगे कि जो हमारा जो पहला जो सिस्टम दिया गया है जो वो सिस्टम किस रूल पे आधारित है। जिस रूल पे आधारित है वही रूल जो है आपको सेकेंड में आपको लगाना होता है। इसी तरह जो है दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ROAST को PQYUR लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्लोपी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले रोस्ट लिखेंगे ROAST। अब रोस्ट को कोड कर रहा है किसमें, PQYUR के रूप में। तो अब देखिए इसकी पोजीशन को लिख लीजिए। R 18 पे आता है, O 15 पे आएगा, A 1 पे आएगा, S 19 पे आएगा और T 20 पे आएगा। इसी तरह देखिए P 16 पे आएगा, Q 17 पे आएगा, Y 25 पे आएगा, U जो है 21 पे आएगा और R 18 पे आएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें किस रूल पे जो है ये चल रहा है। तो देखिए R की पोजीशन 18 था और P का पोजीशन 16 कर दिया। इसका मतलब कि 2 ठो माइनस हो गया इसमें। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये O की पोजीशन 15 है और यहाँ पर Q की पोजीशन 17 है। तो देखिए 15 2 17 इसमें 2 जोड़ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि पहला वाला जो पहला डिजिट है इसमें 2 माइनस हो रहा है और जो दूसरा लेटर है इसमें 2 प्लस कर रहा है। इसी तरह फिर आप देखेंगे यहाँ A की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू 25 है, यानी ये फिर यहाँ -2 हो गया। -2 का मतलब कि A के बाएं तरफ जाएंगे हम, दाहिने तरफ नहीं। दाहिने तरफ तो B C आता है, लेकिन बाएं तरफ जाएंगे तो Z Y X आएगा, क्योंकि जो लेटर होते हैं ये सर्कुलर होते हैं। देखिए जो लेटर होता है वो सर्कुलर होता है, जैसे A B C D करेंगे हमने, M हो गया, फिर N O P Q Y Z A। तो जब भी हम देखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो सर्कुलर्स होते हैं। तो ये क्लॉकवाइज होता है, प्लस जब करेंगे तो, और जब माइनस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप देखेंगे कि A से जो है 25 हो गया, इसका मतलब कि A में से 2 माइनस हुआ होगा। देखिए A से 2 माइनस चलेंगे, इस साइड माइनस है तो Z के बाद Y है, तो Y की वैल्यू 25 आ गया। तो देखिए इसमें जो क्रम बन रहा है, पहला में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है 2, फिर दूसरे में क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, फिर तीसरे में -2 कर रहा है, फिर चौथे में +2 कर रहा है। तो यही क्रम चल रहा है। तो ये हमको रूल मिल गया। तो इसी प्रकार इस रूल में जो है जो क्वेश्चंस पूछा है वैसे हम इस पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्लोपी का कोड पूछ रहा है, तो स्लोपी में जब भी हम लिखेंगे यस की पोजीशन 19 है, यल का 12, ओ का 15, पी का 16, फिर पी का 16 और वाई का 25। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहला में 2 माइनस कर रहा है, तो 19 में से 2 घटाएंगे तो 17। 17 पे क्या आता है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे। इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। देखिए 14 का पोजिशन होता है यान। फिर जो है इसमें 2 घटाएंगे, देखिए ओ की पोजीशन 15 है तो 15 में से 2 घटाएंगे 13, तो 13 जो है 13 की पोजीशन एम पे आती है। इसी तरह पी हो गया 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 की पोजीशन आर है। फिर पी की वैल्यू 16 था, 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 पे एन आता है। फिर वाई की वैल्यू 25 है और 25 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 26 पे जेड आएगा और फिर 27 पे फिर हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा जो आंसर आ जाएगा वो QNMRN, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था नंबर पे आधारित क्वेश्चंस। इसी में एक होता है डायरेक्ट कोडिंग। तो देखिए डायरेक्ट कोडिंग क्या होता है, डायरेक्ट कोडिंग को हम थोड़ा सा समझेंगे। डायरेक्ट कोडिंग में एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को QPMZS लिखा जाता है तो उसी भाषा में हर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट कोडिंग में ये होता है कि जो कोड दिया रहता है उसी के लेटर को इधर उधर करके और डायरेक्ट जो है वैल्यू पूछता है। तो देखिए अर्थ में जो लेटर थे EARTH, इन्हीं लेटर से हर्ट बना है। तो जब इन्हीं लेटर से हर्ट बना है तो जो इसकी कोडिंग होगा वही कोडिंग हम इसमें लेंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट कोडिंग कहा जाता है। क्योंकि लेटर बदले नहीं है, बल्कि इसी को आप इधर से उधर कर दिया है और इसी लेटर को लेकर के और हमको जो है कोड पूछ रहा है। तो हर्ट किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छा है, तो सबसे पहले हम यहाँ अर्थ लिख लें EARTH। अर्थ का कोड क्या है, कोडिंग है QPMZS, तो QPMZS हमने यहाँ लिख दिया।
अब हम करेंगे क्या कि ये हो गया लेटर और ये हो गया कोड। तो अब हमको लेटर हमको निकालना है हर्ट का। तो हर्ट का जब हम निकालेंगे तो देखिए हर्ट हम लिख दिए, लेटर हो गया हमारा HEART। अब एच की कोडिंग क्या है, देखिए एच की कोडिंग यस है तो हमने एच की कोडिंग यस लिख दिया। फिर ई का कोडिंग देखिए, ई का कोडिंग क्यू है तो हमने ई की कोडिंग क्यू लिख दिया। फिर ए का पी है, देखिए ए का पी। फिर आर का कोडिंग तो देखिए आर का एम हो गया। और फिर टी का कोडिंग तो टी का कोडिंग जेड हो गया। इसका मतलब कि यहाँ जो हर्ट की कोडिंग होगी ये हो जाएगा SQPMZ। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 होता है नंबर सिंबल कोडिंग, यानी इसमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे 0 1 2 3 4 और कुछ सिंबल होगा जैसे @ हैश, कॉपीराइट, ये सिंबल्स होते हैं। तो नंबर और सिंबल पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। तो हम लोग देखेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन है कि यदि मशीन को सांकेतिक भाषा में 19 7 9 14 15 20 11 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डेंजर को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे मशीन को लिखा है ये कोडिंग, तो जो मशीन की कोडिंग ये लिखा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा रूल इसमें लगा रहा है। तो कौन सा रूल लगा रहा है, देखिए मशीन का सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे। तो ये हम 13 पोजीशन पे आता है, ए की पोजीशन 1 होता है अगर सीधा क्रम में लिखा जाए तब, सी की पोजीशन 3 होती है, एच का पोजीशन 8 होता है, आई का पोजीशन 9 होता है, एन की पोजीशन 14 होता है और ई का पोजीशन 5 होता है। अब देखिए किया क्या है इसमें कि 13 में 6 जोड़ेगा तो देखिए 19 आएगा। इसी तरह 1 में 6 जोड़ेगा तो देखिए 7 आएगा। इसी तरह 3 में 6 जोड़ेगा तो देखिए 9 आएगा। यानी किया क्या है कि ये जितने लेटर दिए हैं उनके लेटर के जो सीधे क्रम में जो संख्या आती है उस संख्या में 6 जोड़ करके और इसको इस रूप में लिख दिया है। अब आपसे डेंजर की कोडिंग पूछ रहा है तो बस जब ये रूल आपको पता हो गया तो डेंजर की कोडिंग, यही रूल आप डेंजर पे लगा देंगे। तो जब यही कोडिंग जब हम डेंजर पे लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले डेंजर को आप क्रम लिख लीजिए। तो डी देखिए चौथा पोजीशन पे आता है, ए की पोजीशन 1, एन की 14, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। अब हम करेंगे क्या कि इसमें 6 जोड़ना है हमको। तो देखिए 4 में 6 जोड़ेंगे तो देखिए 10, चूँकि हमको इसी फॉर्म में लिखना है तो यह हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे लिखते हैं डैश, 1 में 4 जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 7, 14 में जो है 6 जोड़ेंगे तो देखिए 20, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 और 18 में 6 जोड़ेंगे 24। तो इसकी कोडिंग हो जाएगा 10 माइनस यानी -7 -20 -30 13 -11 और -24। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यही कोडिंग डिकोडिंग में है, इसको समझना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन और हम समझेंगे और इसमें जो है ये कह रहा है कि यदि ई को 5 इंडिकेट किया जाए यानी ई बराबर 5 हो और पेन की वैल्यू 35 दिया हो तो पूछ रहा है कि पेज का मान क्या होगा। तो देखिए ई की वैल्यू 5 दिया है यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फ़ाबेट में जब सीधा क्रम में जब हम काउंटिंग करेंगे तो ई का पोजीशन 5 आता है। अब पेन को 35 लिखा तो देखिए पी की पोजीशन 16 होता है, ई का पोजीशन 5 होता है और एन का पोजीशन 14 होता है। तो जब 16, 5 और 14 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। इसका मतलब कि ये जो क्रम है जिस क्रम में आता है उस क्रम को ऐड कर दिया है तो 35 आ गया है। तो अब यही रूल पेज पे लगा देंगे। तो देखिए पेज पे जब लगाएंगे पेज तो पी का 16 होता है, ए का पोजीशन 1, जी का पोजीशन 7 और ई का पोजीशन 5। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 16 1 17, 17 7 24 और 24 5 29। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। इसी तरह क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग नंबर और सिंबल्स में। तो ये क्वेश्चंस हो गया हमारा जो है करा कि यदि किसी कूट भाषा में नाइफ को $3% और 5 तथा लेख को 7@$5 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए लिखा नाइफ, तो नाइफ का ये कोडिंग दे दिया है यहाँ। ये लेख है तो लेख की कोडिंग ये दे दिया है। अब पूछ रहा है कि आप फेल की कोडिंग बताइए कि क्या होगा। तो देखिए फेल की कोडिंग तो एफ की कोडिंग क्या है यहाँ मिलाएंगे। देखिए एफ की कोडिंग हैश है तो हमने हैश लिख दिया। ये देखिए ए की कोडिंग क्या है, ए की कोडिंग @ है तो यहाँ पे @ लिख दिया।
फिर देखिए आई इसमें देखेंगे आई की कोडिंग प्रतिशत है तो यहाँ प्रतिशत हमने लिख दिया, और यल की कोडिंग देखिए यल की कोडिंग 7 है तो हमने लिख दिया 7। तो इसका मतलब कि जो फेल की कोडिंग हो गया वो हैश @ प्रतिशत 7 हो गया। तो इस तरह से जो है नंबर और सिंबल्स के क्वेश्चंस किए। इसके बाद जो है मेरे प्यारे ऑडियंस वो टाइप थर्ड देखेंगे हम लोग। टाइप थर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रतिस्थापन पर आधारित क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस। देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं कि अगर नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पाताल कहा जाए, पाताल को अंबर कहा जाए, अंबर को हरा कहा जाए एवं हरा को नीला कहें तो बताइए कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। देखिए प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूट किया है कि अगर नीला की जगह पे आकाश कर दें, आकाश को पाताल कर दें, सब्स्टिट्यूट है, इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो पूछ रहा आपसे कि पत्ते किस रंग के होते हैं। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है, जो चीज़ पूछता है इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। पूछ क्या रहा है कि पेड़ के पत्ते का रंग क्या होता है, तो पेड़ के पत्ते का रंग हरा होता है। किंतु अब हम ये देखेंगे यहाँ पेड़ के पत्ते का रंग तो हरा होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हरा को किस वैल्यू से प्रतिस्थापित किया है। तो देखिए कह रहा है कि हरा को नीला कहा जाता है। इसका मतलब कि जब हरा को नीला कर रहे हैं, चूंकि हरा को नीला कहा जा रहा है अतः आंसर हो जाएगा हमारा नीला। तो अब जो है पेड़ के पत्ते का रंग क्या होगा, नीला होगा। तो ये कोडिंग है, अब ये नहीं लिख देंगे कि पेड़ के पत्ते का रंग हरा होता है तो उत्तर आप हरा लिखेंगे, नहीं। पेड़ के पत्ते का रंग हरा हुआ, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हरा को किस वैल्यू को से सब्स्टिट्यूट किया है, किस वैल्यू से प्रतिस्थापित किया है। तो हरा को प्रतिस्थापित किया है नीला से, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नीला। इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। तो देखिए आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी उड़ते हैं आकाश में। अब हम देखेंगे कि आकाश को किस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए आकाश को क्या कह रहा है, तो देखिए आकाश को तारा कह रहा है कि आकाश को तारा कहें। इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि आकाश को तारा कहा जा रहा है अतः आंसर हो जाएगा तारा। तो क्वेश्चन पूछा है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी तारा में उड़ते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा तारा। इसी तरह क्वेश्चन और देखेंगे इसी का तीसरा क्वेश्चन। करा कि यदि सफ़ेद को पक्षी कहा जाता है, सफ़ेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है और पारा को दही कहा जाता है, दही को डिटर्जेंट कहा जाता है और डिटर्जेंट को सफ़ेद कहा जाता है, तो निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अब देखिए अब सवाल उठता है कि थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है। तो थर्मामीटर में आपको जानते हैं कि थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि पारा को किस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया है, यानी प्रतिस्थापित किस वैल्यू से किया है। तो आप देखेंगे कि पारा को क्या कहा जा रहा है, तो देखिए पारा को दही कहा जा रहा है, तो पारा को दही कहा जाता है, इसका मतलब कि इसका सही जवाब होगा दही, तो इसका उत्तर हो जाएगा दही। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है कि प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशंस बेस कोडिंग। तो आगे देखेंगे मेरे प्यारे ऑडियंस, जो अगला टाइप है हमारा टाइप 4, ये है वर्ड कोडिंग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बैंकिंग वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्ड कोडिंग से संबंधित। तो इसको समझेंगे कि वर्ड कोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में पोट बैट कैट का अर्थ आई एम प्राउड, शॉर्ट राइट कैट का अर्थ प्राउड इज रॉन्ग तथा मोट जोट राइट का अर्थ ही इज डेंजरस हो, तो बताइए कि रॉन्ग का कूट क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग को एक लाइन में लिख लेते हैं। जैसे पोट मैट कैट, तो पोट मैट कैट हम लिख लेंगे एक लाइन में, और इसमें इसका अर्थ क्या कर रहा है कि आई एम प्राउड है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आई एम प्राउड। फिर दूसरी कोडिंग ये कर रहा है कि शॉर्ट राइट कैट, तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट राइट कैट, और इसको लिखा जा रहा है प्राउड इज रॉन्ग, तो हम लिख देंगे प्राउड इज रॉन्ग। और तीसरा कह रहा है कि मोट जोट राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे मोट जोट राइट, और इसको कहा जा रहा है ही इज डेंजरस, तो यहाँ लिख देंगे हम ही इज डेंजरस।
अब आपसे पूछ रहा है कि रंग का कोड बताइए। तो देखिए रंग का कोड पूछ रहा है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि रंग किस में लिखा गया है। तो देखिए रंग जो है 1 2 ये दूसरे लाइन में रंग लिखा गया है, तो इस रंग को अंडरलाइन करेंगे और इसी की कोडिंग पूछ रहा है कि इसकी कोडिंग जो है शॉर्ट राइट कैट में से क्या होगा। तो देखिए रंग की कोडिंग अगर हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको प्राउड और इज की कोडिंग फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राउड और इज की कोडिंग जब निकल जाएगा हमारा तो जो बचेगा वो हमारा रंग का कोडिंग हो जाएगा। तो देखिए प्राउड और इज का कोडिंग निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं प्राउड की कोडिंग। तो प्राउड की कोडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि प्राउड तो इस लाइन में है और हम देखते हैं कि प्राउड और किस लाइन में है। तो देखिए प्राउड और पहली लाइन में है प्राउड, तो ये प्राउड देखिए दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, आई एम है या इज रॉन्ग है, तो इसमें कॉमन जो है प्राउड है। तो इन दोनों में से प्राउड कॉमन है, तो अभी इसमें देखेंगे इस लाइन में देखेंगे कि इस लाइन में कॉमन क्या था। तो देखिए ये प्राउड दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है कैट। तो ये क्लियर हो गया कि प्राउड की कोडिंग कैट होगी, तो हमने लिख दिया प्राउड की कोडिंग कैट। तो प्राउड का निकल गया हमको। अब हम देखेंगे इज की कोडिंग। तो इज देखेंगे कि इज किस में कॉमन है। तो इज देखिए इज इस लाइन में भी है और इज लाइन में है, तो अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे। तो जब इन दोनों लाइन को लेके चलेंगे तो देखेंगे इसमें कि इसमें इज दोनों में कॉमन है, तो हम देखेंगे इस लाइन में कि इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है। तो इन दोनों लाइन में कॉमन में देखिए ये मैं लिखा हूँ ब्लैक कलर में दिखाया हूँ राइट, तो राइट कॉमन हो गया। तो जब इन दोनों में इज कॉमन है, इन दोनों में राइट कॉमन है, इसका मतलब कि इज की कोडिंग हो गई राइट, तो इज की कोडिंग हो गई राइट। तो प्राउड और इज की कोडिंग हमको पता हो गया। देखिए प्राउड का हो गया क्या चीज़, प्राउड का हो गया कैट और इज का हो गया राइट, तो बचा क्या शॉर्ट, शॉर्ट बच गया। तो यहाँ शॉर्ट बच गया, यहाँ बच गया रॉन्ग, इसका मतलब कि रॉन्ग की कोडिंग क्या हो जाएगी शॉर्ट। तो रॉन्ग की कोडिंग हो गई हमारी शॉर्ट, रॉन्ग की कोडिंग हो गई शॉर्ट। तो ऐसे जो है इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये क्वेश्चन और देखेंगे, अगला क्वेश्चन को भी हम समझेंगे इसी तरह। देखिए क्वेश्चन जो दिया है हमारा कुछ इस टाइप का है कि एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन डू को मैट हैड पैट लिखा जाता है और दे कैन वर्क को राइट पैट एंड और दे डू थिंक को एंट हैड कैट लिखा जाता है। तो उसी भाषा में थिंक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए मैं रूल बता दिया हूँ। मैं रूल ये बताऊँ कि सबसे पहले इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। पहले देखिए दिया है कि यू कैन डू, तो हमने लिख दिया यू कैन डू। इसकी कोडिंग क्या है मैट हैड पैट। फिर दूसरा लाइन क्या दिया था, देखिए दे कैन वर्क, तो हमने लिख दिया दे कैन वर्क। और इसकी कोडिंग क्या है राइट पैट और एंड, देखिए यहाँ पे लिखा है राइट पैट और एंड। और तीसरा लाइन में लिख देंगे हम लोग दे डू थिंग्स, दे डू थिंक। और इसकी कोडिंग दिया एंट हैड कैट, तो यहाँ लिख दिया एंट हैड कैट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि थिंक की कोडिंग बताइए। तो देखिए अब थिंक किधर है, थिंक किस साइड है। तो थिंक को हम अंडरलाइन कर लिए। तो अब थिंक को जब अंडरलाइन कर लिए तो बचा इस लाइन में बचा है दे और डू। इसका मतलब कि दे और डू की जब हम कोडिंग निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो थिंक की कोडिंग हो जाएगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डू, सबसे पहले डू का निकालेंगे। तो डू देखेंगे कि डू तो इस लाइन में है और बाकी किस लाइन में डू है। तो डू देखिए पहली लाइन में है और लास्ट वाली लाइन में, तो डू जो है दोनों में कॉमन है। अब हम देखेंगे कि जब पहला और तीसरा में डू कॉमन है तो अब पहला और तीसरा में और क्या कॉमन है। तो देखिए पहला और तीसरा में हाइट कॉमन है, इन दोनों में देखिए हाइट। तो इसका मतलब कि डू की कोडिंग हो गई हमारी हाइट। तो डू की कोडिंग हाइट तो निकल गई। अब हम देखेंगे दे, दे का निकालिए। तो दे देखिए दूसरा और तीसरा में है कॉमन, तो दे दूसरा और तीसरा में हो गया। तो फिर दूसरा और तीसरा में और देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखिए एंट जो है दोनों में एंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दे की कोडिंग हो गई हमारी एंट। तो दे की कोडिंग हमारी निकल गई एंट। तो दे का और डू का निकल गया, तो जो बचा वो थिंक का हुआ। तो देखिए दो का कोडिंग एंट था और डू का कोडिंग हैड था, तो बच गया यहाँ पे कैट। जो कैट बच गया इसका मतलब कि थिंक की कोडिंग क्या होगी कैट, तो थिंक की कोडिंग हो जाएगी कैट। और ये हो जाएगा हमारा आंसर और यही होगा सही विकल्प। अब देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब कोडिंग और डिकोडिंग का मेरा लास्ट टाइप है और यह है टाइप 5। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग या शर्तानुसार कोडिंग। इसमें क्या होता है कि आपको शर्त दे देता है और उसी शर्त को मानक मान करके और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको एक टेबल दे देगा, इस टेबल में देखिए पहला वाला में अक्षर दिया, दूसरा में संख्या या प्रतीक दिया। ये प्रतीक सिंबल है और ये संख्या है। जैसे प्रतिशत है, @ है, डॉलर है, हैश है और
पाउंड स्टर्लिन है, ये जो है प्रतीक है और बाकी 3, 5 वगैरह संख्या है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से दिया गया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशंस का एक टेबल देता है और कुछ शर्त देता है। तो देखिए इसमें शर्त क्या दिया है। शर्त ये दिया है कि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार कोड करना होता है। ये पहला शर्त है। ये कह रहा है कि जिसकी कोडिंग निकालना है उसमें देखेंगे कि पहला अक्षर और आखिरी अक्षर मिलाएंगे, पहला व्यंजन होना चाहिए और आखिरी स्वर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि दोनों की जो कोडिंग होगी उस स्वर वाली कोडिंग ही लेंगे। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि प्रथम स्वर हो और अंतिम व्यंजन हो। देखिए इसका उल्टा है, इसमें पहला अक्षर था और अंतिम स्वर था, लेकिन इसमें पहला स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो पहले और अंतिम के कोड को परस्पर बदल देते हैं। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि पहला का कोड अंतिम पे चला जाएगा और अंतिम का कोड पहला पे चला जाएगा। और इसी तरह तीसरी शर्त ये कह रहा है कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है। अगर बाय द वे जिस अक्षर का हमको कोड निकालना है और उसमें कोई स्वर ही ना हो तो कह रहा है कि दूसरा और पांचवा अक्षर का जो कोडिंग होगा उसको हम कॉपीराइट से इंडिकेट करेंगे और उसकी कोडिंग लिखेंगे। अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि KQAPJE का कोड क्या होगा। तो देखिए जब भी इसमें क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से शर्त को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये पहला शर्त को फॉलो कर रहा है कि पहला अक्षर व्यंजन है और आखिरी अक्षर स्वर है। देखिए स्वर क्या होता है, A-E-I-O-U ये स्वर होते हैं, तो ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो ये पहला शर्त है। और पहला शर्त करा कि जब पहला व्यंजन हो और आखिरी स्वर हो तो करा कि दोनों की कोडिंग स्वर वाली ही कोडिंग लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो KQAPJE लिख लेंगे और स्वर की कोडिंग जो है, देखिए स्वर की कोडिंग ई की कोडिंग देखेंगे। आप देखिए ई की कोडिंग यहाँ पे 2 दिया है, 2 दिया है ना, तो ई की कोडिंग 2 दिया है तो ई वाली ही कोडिंग इसके जगह भी लिखेंगे और इसके जगह। यही कह रहा है कि दोनों जगह जो है ई वाली जो स्वर वाली ही कोडिंग लिखेंगे। तो ई की कोडिंग 2 होता है तो के की भी कोडिंग 2 लिखेंगे और बाकी वाला जो कोडिंग है सब ऐसे उतार देंगे। जैसे देखेंगे क्यू का जो है क्या है पाउंड स्टर्लिन, तो हमने पाउंड स्टर्लिन उतार लिया। ए की कोडिंग देखिए, ए की कोडिंग यहाँ पे क्या है 5, तो हमने 5 उतार दिया। पी की कोडिंग देखिए, पी का कोडिंग डॉलर है तो हमने यहाँ डॉलर लिख दिया। जे की कोडिंग देखिए, जे की कोडिंग यहाँ पे क्या है हमारा 8 है, देखिए जे की कोडिंग 8 है तो हमने 8 लिख दिया और बाकी जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2 पाउंड स्टर्लिन, 5 डॉलर, 8 एंड 2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि EMANRB का कोड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो दूसरी शर्त फॉलो हो रही है, दूसरी शर्त फॉलो हो रही है कि पहला स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। देखिए पहला स्वर है और आखिरी व्यंजन है, तो उस कंडीशन में उनका ये कह रहा है कि पहला और आखिरी का कोड परस्पर बदल देते हैं, यानी ई की कोडिंग बी की जगह पे लिख देंगे और बी की कोडिंग ए की जगह पे लिख देंगे। तो देखिए ई की कोडिंग क्या था, तो ई की कोडिंग आप इसमें देखेंगे ई की कोडिंग देखिए 2 है, तो ई की कोडिंग 2 है और फिर बी की कोडिंग क्या है, बी की कोडिंग एच है, तो हम बस इसको बदल देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ बी की कोडिंग एस था तो बी की कोडिंग यहाँ लिख देंगे और ई की कोडिंग 2 था तो ई की कोडिंग 2 यहाँ लिख दिए और बाकी जो है टेबल में से मिला लेंगे, जिसके नीचे जो होगा बस उसको हम उतार देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा H75@12। इसी तरह जो है अगला हमारा क्वेश्चन है करा कि JAQDKP का कोड क्या होगा। देखिए इसमें तीनों शर्त में से कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही है, क्योंकि पहला व्यंजन है लेकिन आखिरी स्वर नहीं है। फिर दूसरा शर्त ये था कि पहला स्वर हो और आखिरी व्यंजन हो, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। फिर तीसरा शर्त कह रहा था कि पूरे अक्षर में कोई स्वर ही नहीं हो, तो स्वर इसमें है। तो जब कोई शर्त नहीं आती है तो जैसे टेबल दिया है उस टेबल के, देखिए टेबल में जो कोडिंग दिया है जिसके नीचे जो दिया है बस उसको ऐसे हम उतार देंगे, जिसके नीचे जो दिया है उसे हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जब हम करेंगे तो बस सारे कोडिंग को जैसे दिए गए, जे के नीचे जो दिया रहेगा उसको उतार लेंगे, ए के नीचे जो दिया रहेगा उसको उतार लेंगे और फिर के, डी, के और फिर पी। इस तरह जो है एक क्वेश्चन को हम करते हैं। और आखिरी क्वेश्चंस और हम देखेंगे, जैसे दिया गया है कि QDBGRM का कोड क्या होगा।
देखिए अब ये जो है तीसरी शर्त को फॉलो कर रहा है, करा कि अक्षर में कोई स्वर न हो। तो देखिए अक्षर में कोई स्वर नहीं है। अब पाला भी पाला तो है ही नहीं, क्योंकि पाला में होता है कि पाला व्यंजन हो तो फिर स्वर होना चाहिए, या पाला स्वर हो तो आखिरी व्यंजन होना चाहिए। तो पाला दूसरी शर्त को फॉलो नहीं कर रहा, तीसरी शर्त को फॉलो कर रहा है। और तीसरी शर्त ये कर रहा है कि जो दिया गया अक्षर है उसमें कोई भी व्यंजन न हो। तो देखिए कहीं भी व्यंजन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये कह रहा था कि दूसरा और जो पांचवा लेटर है उसकी कोडिंग को बोल रहा था कि जो दूसरा और पांचवा लेटर की कोडिंग है उसके नीचे कॉपीराइट लिख देते हैं। तो देखिए ये दूसरा पे जैसे QDBGRM लिखेंगे और इसको क्रम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे पे D आ रहा है तो इसको कॉपीराइट, इसकी भी कोडिंग लिख देंगे। अब पांचवें पे आ रहा है इसकी भी कोडिंग कॉपीराइट लिख देंगे, और बाकी जो बचा उसके नीचे जो कोडिंग टेबल से दिया गया उस टेबल से उस कोडिंग को उतार लेंगे। तो ये इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही तरीका है और यही 5 टाइप है। अगर ये पांचों टाइप अगर आपको समझ में आएगा तो कोडिंग और डिकोडिंग के 4 और 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, किसी भी परीक्षा में आप कर लेंगे। तो एक बार जो है विदा लेने से पहले आपसे फिर जो है मेरा हार्टली गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जो भी नए स्टूडेंट्स अगर जुड़ रहे हैं कोचिंग में हमारे, तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।